नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की बात करते हैं। जी हां, खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर मांडलगढ़ राजमार्ग पर खाचरोल टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और दो जनप्रतिनिधियों में जोरदार झड़प हो गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे टोल कर्मियों ने जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर हमला बोला और कार के शीशे तोड़ दिए। जहां एक और जनप्रतिनिधियों ने टोल कर्मियों पर दो लग्जरी कारों के शीशे तोड़ 5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया, तो वहीं टोल कर्मियों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ और उनसे मारपीट का आरोप लगाया है। मांडलगढ़ थाना अधिकारी नेमीचंद चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखते हुए देख सकते हैं इस अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये टोल कर्मी कार के शीशे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की ये कार है जिसको ये तोड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने 5 लाख के लूट का आरोप लगाया है टोल कर्मियों पर, जबकि टोल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि इन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। और अब बात करते हैं नड्डा के मेक ओवर प्लान की। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे के सियासी प्रभाव से इनकार कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी के हाथ खाली ही रहेंगे। जेपी नड्डा का मरुधरा दौरा कल आ रहे हैं उनके, बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। नड्डा के दौरे से मजबूत होगी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न नड्डा जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे मोदी जी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी खींचतान और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए ये दौरा किसी संजीवनी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति में जयपुर शहर को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन है। जयपुर शहर अतिथियों के आव भगत के लिए और पलक पावड़े बिछाने के लिए जाना जाता है। जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापारी, किसान, युवा, महिला, दलित, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुलाब की पंखड़ियों से भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्य समिति की अहम बैठक भी होगी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, वही जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेंगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी के लिए दौरा अहम है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे को लेकर निश्चिंत है। पीसीसी चीफ डोटासरा तंज कसते हुए कहते हैं कि नड्डा जी बीजेपी को एकजुट कर विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लें तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये इनको छोटा मोटा समझाइश कर जाएं और ये थोड़ी बहुत इनकी टूटत कम हो जाए तो प्रतिपक्ष की निभाने लायक ये लोग रह जाएं। आज प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी ये नहीं है, एक दूसरे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने तो सरकार के कामकाज पर निगरानी करने और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके बताने के लिए इनको मैंडेट दिया था, और ये तो अपने में ही एक दूसरे में कमियां खामियां निकालने लग गए। आपको बता दें कि लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत 2 किसान सम्मेलन कर उपचुनाव के लिए शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का खेमा अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस चारों सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। भाई नड्डा जी का पड़ेगा न अब कोई मोदी जी का पड़ेगा। राजस्थान की जनता, किसान, आम आवाम जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। ये धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के लिए भी अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खा चुकी बीजेपी के लिए वापसी का ये अहम मौका है। सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 जयपुर। सदन में संग्राम। जी हां, सत्र में बजट सत्र भाषण पर हंगामा होने की उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। सदन में इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर सीपी जोशी नाराज हो गए और वासुदेव देवनानी को सदन से निष्कासित कर दिया। आसन के सम्मान पर संग्राम, देवनानी स्पीकर में बहस, एक्शन में स्पीकर सीपी जोशी।
देवनानी आउट, विपक्ष का वॉकआउट। हाँ बैठे यहाँ पर, यू कैन डिक्टेट मी। आप देना चाहिए, आपने देना चाहिए। डोंट डिक्टेट मी। कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। कटारिया जी, आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल लेट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ये तीसरे काम का सदस्य, मैं बैठा भी नहीं हूँ और आप खड़ा के डिक्टेट करना चाहते हैं। आई विल नॉट बी डिक्टेटेड। डू व्हाट यू लाइक, आई विल नेम यू। प्लीज गो आउटसाइड द बाहर जाइए। स्पीकर सीपी जोशी का सदन में ऐसा एक्शन कोई नया नहीं है। सोमवार को सदन के शुरू होते ही स्पीकर जोशी देवनानी पर जमकर बरसे। दरअसल शून्यकाल में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। इस पर देवनानी खड़े होकर अपनी बात जोर जोर से रखने लगे, जिससे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी न सिर्फ बिफड़ पड़े बल्कि देवनानी के खिलाफ उन्होंने एक्शन भी ले लिया। जो प्रस्ताव के पक्ष में वहां गए, जो प्रस्ताव के विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास किया जाता। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित रखने का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। देवनानी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है, अपना विरोध का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होता, और जिस तरीके से जो है हरकत की गई है, मैं प्रस्ताव करता हूं आपसे कि इनको आज के लिए कम से कम हाउस से निकाला जाए, और निकालने के बाद भी कल इनकी एंट्री माफी मांगने के बाद में ही हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दखल दिया और स्पीकर से देवनानी को निष्कासित न करने के लिए विचार करने की अपील भी की, लेकिन स्पीकर नहीं माने। आसन से आग्रह निवेदन है, इस प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर के वातावरण को जो एक अच्छे ढंग से सदन चलने का एक प्रोसेस अब की बार शुरू हुआ है, मैं सोचता हूं इसको इन छोटी छोटी बातों पर एहसास हो गया। मैंने स्वयं ने मान लिया कि आप खड़े थे तब उन्हें नहीं बोल करके आपके बैठने के बाद अगर वो अपनी मन की कोई बात कहना चाहते तो कह सकते थे। गुलाब चंद कटारिया के जवाब से स्पीकर संतुष्ट नहीं हुए और देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया, तो इसके विरोध में बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं प्रदेश में अवैध खनन का मामला आज विधानसभा में उठा। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा विधायक सतीश पुनिया ने मामले को उठाया और जिसका खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में खान विभाग, एसआईटी और अन्य विभागों के साथ चेकिंग में अवैध खनन के साथ ही निर्गमन और भंडारण के कुल 38,335 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में करीब 252 करोड़ की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है, जबकि 3,375 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई हुई और अवैध 74 करोड़ रुपए की शास्ति वसूल की गई, 81 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई एवं 84,277.93 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया। उप बिंदु 5 दिनांक 15/10/2020 से 31/10/2020 के दौरान प्रदेश के 12 जिलों में बजरी के अवैध खनन निर्गमन की रोकथाम हेतु विशेष अभियान जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में चलाया गया। आपके संज्ञान में भी है कि रेती और बजरी का अवैध खनन ये राजस्थान में एक संगठित अपराध की एक संज्ञा ले चुका है। तो रेती और पुलिस की इस दौरान कई गठजोड़ की घटनाएं भी हुई, जनहानि भी हुई, कानून व्यवस्था बिगड़ी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जन घोषणा पत्र, अभिभाषण और बजट, इन सब में इसका उल्लेख हुआ है। प्रश्न गंभीर है, क्वेश्चन से इसका आंसर नहीं निकलेगा। आप अलग लेके आवे चर्चा, इस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें विस्तृत चर्चा करने के बाद इसके बाद करें। इस क्वेश्चन से इसका आंसर नहीं निकलेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने सॉर्ट की वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप नए ढंग से इसको लेकर आए, सदन में चर्चा करेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बनाई गई समितियों को राज्य सरकार ने भले ही निरस्त कर दिया हो, लेकिन इन निरस्त समितियों के चेयरमैन आज भी उन कमरों में बैठे नजर आए जो समितियां गठित होने पर उन्हें आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
28 जनवरी को हुई साधारण सभा में मेयर सौम्या गुर्जर ने समितियों का गठन किया था, जिसे 25 फरवरी को स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर रद्द कर दिया था। समितियों के चेयरमैन का कहना है कि वो आज भी बैठे हैं और आगे भी कमरों में बैठेंगे। कमिश्नर साहब ने हमारी 21 समितियों को बहाल माना है। 1 तारीख का डिसेंट नोट है, उसके बाद में लगातार हमारे को कमरा इश्यू किया है, हमारे डीसी अलॉट किए हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सरकार की जो मंशा है वो दुर्भावनापूर्वक करके और इन्होंने गलत फैसला दिया है। इसलिए बैठे आप लोग? बिल्कुल इसलिए बैठे। बिल्कुल सरकार का गलत फैसला है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जितनी भी समिति बनी है, जो हमारी 21 समितियाँ बनी, वो नियमित समिति बनी है, नियम के अनुसार बनी है। कमरे हमारे को सीओ साहब ने आवंटित किए थे, सेक्रेटरी लगाए थे हमारे पास, और अभी तक हमारे को ऐसा कोई आदेश है नहीं। हम हमारे काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से जयपुर की जनता की सेवा करनी है, निरंतर काम कर रहे हैं। हमें आगे से मैडम ने यही कहा है कि आप अपने रूम में बैठिए, अपने पार्षदों के साथ बैठ के चर्चा कीजिए और अपने वार्ड में जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको सुचारू रूप से चालू रखो। नियमाविरुद्ध जो जयपुर ग्रेटर में कमेटियां गठित हुई थी, जब राज्य सरकार ने अब इनको भंग कर दिया है, तो नैतिकता के आधार पर जो चेयरमैन थे उनको नगर निगम में जो कमरे प्रदत्त हुए थे सरकार के द्वारा, वो उनको खाली कर देने चाहिए। खबर जयपुर से है, जहां पर बड़ी चोरी हुई है, जिसका आज जयपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित डॉक्टर सुनीता सोनी के घर में सुरंग बनाकर चांदी के बॉक्स चोरी के मामले में डीएसटी वेस्ट और वैशाली थाना पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि शेखर अग्रवाल डॉक्टर सुनीत सोनी का बेहद करीबी था और आरोपी शेखर अग्रवाल ने ही अपने भांजे जतिन जैन के साथ इस चोरी की अनोखी दास्तां की साजिश रची। पुलिस ने मामले में लिप्त बनवारी लाल, कालू राम, केदार जाट और रामकरण को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चांदी चोरी प्रकरण का मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 24 फरवरी को परिवादी हैं डॉक्टर सुमित सोनी, जिनका बेसिकली व्यवसाय है हेयर ट्रांसप्लांट करने का, और उनके द्वारा वैशाली नगर थाने में एक रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने घर के अंदर सिल्वर की ब्रिक्स बनवा करके काफी ज्यादा मात्रा में सिल्वर चांदी जो है उसको अपने फर्श के नीचे दबाया हुआ है, और उस फर्श के नीचे दबाए हुए चांदी की जो सिल्लियां थी उनको टनल बना करके जमीन में एक सुरंग खोद करके उसकी चोरी कर ली गई है। इसका जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि इनके घर के ठीक बगल पीछे जो घर बना हुआ है, आधा अधूरा सा वो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट था, उस प्लॉट से सुरंग खोदी जा करके ये चांदी चुराई गई थी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को वापस पाने के लिए पुलिस से लेकर कोर्ट तक गुहार लगा रहा है। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है, लेकिन पुलिस अभी तक लड़की को ढूंढ नहीं पा रही है। प्रेमी और प्रेमिका के बीच दुश्मन बना है लड़की का परिवार, और दोनों के रिश्तों में अड़चन बन रही है जाति की दीवार। देखिए दौसा की ये प्रेम में ट्विस्ट वाली कहानी। पिंकी के प्यार के दुश्मन बने परिजन। प्रेमी के घर से जबरन पिंकी को उठाया, परिजनों पर जबरन शादी करने का आरोप। पिंकी के प्यार में लिव इन वाला ट्विस्ट। कोर्ट का फैसला, लिव-इन का फैसला आया था हमारा कि हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कोर्ट ने 26 तारीख को आदेश दे दिया था हमें, भाई रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी फिर भी लड़की के घर वाले आके हमारे घर जबरदस्ती करके खिड़कियों के सेक्शन तोड़ के दरवाजा तोड़ दिया और हमारे साथ जेवरात ये सब लेके जाके उस लड़की को जबरदस्ती वहां पे ले गए। सुना आपने, ये गुहार है पिंकी सैनी के प्रेमी रोशन लाल की, जो पिंकी से प्यार करता है और कोर्ट के आदेश के बाद उसके साथ लिव इन में रह रहा था। लेकिन ये बात पिंकी के परिजनों को नागवार गुजरी। उन्होंने रोशन लाल के घर पर हमला किया और पिंकी को जबरन उठा ले गए। अब रोशन लाल कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन से पिंकी को छुड़ाने की मांग कर रहा है। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उस लड़की को जरूर चाहिए। अब मुझे यहाँ पे लड़की का नाम पिंकी सैनी। और कितने दिन से प्यार में? मेरे 2 साल के आसपास हो गया। कहानी दौसा की रहने वाली पिंकी सैनी की है, जिसके परिजनों ने
16 फरवरी को उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी। उसके बाद 21 फरवरी को पिंकी ससुराल जाने के दौरान भागकर प्रेमी रोशन के पास पहुंच गई और राजस्थान हाई कोर्ट में परिजनों के खिलाफ शिकायत करते हुए प्रेमी के साथ लिव इन में रहने की मांग की। कोर्ट ने पिंकी की मांग पर विचार करने के बाद जयपुर पुलिस सहित दौसा पुलिस को पिंकी और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने का आदेश दिया। लेकिन इसी बीच गुस्साए परिजनों ने पिंकी को उसके प्रेमी के घर से अगवा कर लिया। खिड़कियां टूटी हुई है और बक्से में बक्सा खुला हुआ देखा है और उसमें कुछ गहने थे वो भी ले गए और शीशा तोड़ करके जो क्या नाम से उस बच्ची को उठा करके ले गए। वो प्रेमी रोशन के परिवार वाले दलित हैं और पिंकी सैनी के परिवार को अपनी बेटी का खुलेआम दलित के साथ रहना स्वीकार नहीं है। घटना के बाद रोशन का पूरा परिवार दहशत में है। वहीं दिन दहाड़े रोशन के घर पर हमला कर अपनी बेटी को ले जाने वाले उसके परिजनों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहाँ से उस युवती के परिजन उसको युवती को लेके गए हैं। इस संबंध में भी सूचना मिली है और उस संबंध में नाकाबंदी करा के जो भी घटना हुई है उस संबंध में पूरी तस्दीक की जा रही है। वहाँ से उस युवती के परिजन उसको युवती को लेके गए हैं। इस संबंध में भी सूचना मिली है और उस संबंध में नाकाबंदी करा के जो भी घटना हुई है उस संबंध में पूरी तस्दीक की जा रही है। हाईकोर्ट की शरण में जाकर राहत की सांस ले रहे पिंकी और उसके प्रेमी ने सोचा भी नहीं था कि परिजन उनके प्यार के दुश्मन बन जाएंगे और दिन दहाड़े प्रेमी के घर से अपनी ही बेटी को अगवा कर लेंगे। फिलहाल पुलिस सक्रिय है और पिंकी सैनी की तलाश में जुट गई है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कई साल से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है, तो अब उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है। सेकंड ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड के टीचर्स के तबादलों की मांग को लेकर इन दिनों प्रदेश में आंदोलन होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को नसीहत दे डाली। शिक्षा मंत्री के मुताबिक हर एक बात जायज हो सकती है, लेकिन तबादलों के लिए आंदोलन करना शिक्षकों का हक नहीं है, यानी तबादला शिक्षकों का अधिकार नहीं है। हमारी जो अभी ज्वलंत मांग है वो ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर है और ये ज्वलंत इसलिए बन गई क्योंकि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा पिछले 2 साल में 2 बार स्थानांतरण के आवेदन लिए गए थे, जिसमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के। तो दोनों ही बार प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर के ट्रांसफर कर दिए गए थे। जब वरिष्ठ अध्यापकों की बारी आई थी केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ट्रांसफर करके छोड़ दिया। आज जो शिक्षक संघों ने धरना दिया उसमें शिक्षक संघ युवा, शिक्षक संघ रेस्टा मुख्य रूप से थे। शारीरिक शिक्षक संघ भी थे, पुस्तकालय संघ के लोग भी थे। लगभग 1500 के लगभग कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे और हमने मुख्यमंत्री को नाम से ज्ञापन दिया। ये हमारी सरकार सभी वर्गों का और सभी लोगों का ध्यान रखती है। इसके लिए भी हमने एक पॉलिसी बनाई है और वो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट के लिए हमने राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी है। तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ट्रांसफर जो है वो अधिकार नहीं है। ट्रांसफर के लिए कोई आदमी हेजिटेशन करे, मैं समझता हूं मांग तो कर सकता है, लेकिन वो इसको आंदोलन का रूप दे, ये तो गलत बात है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर घमासान मचा है। एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने हैं। एक तरफ शांति यज्ञ तो दूसरी तरफ धरना जारी है। छात्र संगठनों के बीच घमासान। एनएसयूआई, एबीवीपी आमने सामने। एक और धरना तो दूसरी तरफ शांति यज्ञ। आरयू में शांति संग्राम, नारेबाजी और हंगामा। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरयू में धरने को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। तकरार इतनी बढ़ गई कि पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल छात्र संगठनों के बीच घमासान की शुरुआत तब हुई जब 21 सूत्री मांगों को लेकर 8 दिनों से बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई से जुड़े छात्रों पर हमला करने का आरोप लगाया। कैंपस की सियासत में बीजेपी के बड़े नेता भी सोशल मीडिया के जरिए कूद गए। लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से बिना अनुमति के एबीवीपी के धरने को हटाने के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया, जिसके बाद आंदोलन उग्र होता चला गया। एबीवीपी के धरने को हटाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए और सद्बुद्धि यज्ञ किया। विश्वविद्यालयों को जो शिक्षा के केंद्र माने जाते थे उनको अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और अब इनकी नजर
एबीवीपी की नजर राजस्थान विश्वविद्यालय पर है, तो उसी को लेकर आज एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सद्बुद्धि ये कर रहा है कि कम से कम शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो मंदिर है, उसको तो राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। और ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने मारपीट की है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं था। अगर मौजूद है तो उसके आप सबूत दे। इनके ही कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, इनके ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, और ये केवल उस राजनीतिक उछाल के लिए हम एनएसयूआई संगठन का नाम ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता एनएसयूआई पर धरने को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हमारे ऊपर यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर हथियारों से वार किया जा रहा है। इस तरह एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच छिड़े संग्राम से राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जहां दोनों संगठनों के छात्र पढ़ाई छोड़ सब कुछ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।